औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 3 में से दी एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अब हम जिस स्टेज पे पहुँचे हैं, आखिरी 2-4 टॉपिक्स हैं जो कि शॉर्ट नोट्स की सूरत में आपने इंटर केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में भी आपने ये पढ़े थे। पहला टॉपिक हमारा आज का डिस्कशन का है, वो है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस की एक सिंपल डेफिनेशन जो इंटर की केमिस्ट्री में आप पढ़ते चले आए हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, वो तो ये है कि भाई किसी भी एटम के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस आप मेजर करते हो, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एटम। अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, फर्ज करें कि ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, और उस एटम में अगर टोटल नंबर ऑफ शेल्स 3 है, तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे, दैट इज सेड टू बी रेडियस ऑफ दैट एटम। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यहां पर आपकी फर्स्ट ईयर की किताब में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कह रहा है कि भाई हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ का आधा कर लो, डिवाइड कर दो बॉन्ड लेंथ को 2 के साथ। कब? जो बॉन्ड लेंथ आपको 2 होमोन्यूक्लियर एटम्स के दरमियान मिले। होमोन्यूक्लियर एटम्स बेटा सिमिलर एटम्स को कहते हैं, सेम एटम्स को कहते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो दोनों हाइड्रोजन एटम के दरमियान आपको जो है बॉन्ड मिलेगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान बॉन्ड मिलेगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो होमोन्यूक्लियर एटम्स से मुराद ऐसे एटम्स जो के सिमिलर हो, एक जैसे हो, एक जितने हो। तो कोई भी ऐसा डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि होमोन्यूक्लियर एटम से मिलकर बने, उस डायटॉमिक मॉलिक्यूल में एक एटम से दूसरे एटम तक का जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से दूसरे एटम के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तक, वो उसकी बॉन्ड लेंथ कहलाएगी, जो कि मैथमेटिकली 2r के बराबर होगी। अब ये 2r जिसको मैं बॉन्ड लेंथ कह रहा हूं दोनों एटम्स के दरमियान, इसका आधा कर लो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। 2r डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू r, क्योंकि ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये r आपका आ गया रेडियस ऑफ सिंगल एटम। मिसाल के तौर पे बेटा, इंटर के चौथे चैप्टर में आपने डायमंड पढ़ा हुआ है, एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन में। आपको पता है कि डायमंड में कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है, जिसको मैं 2r कहूं इस डेफिनेशन के हिसाब से, वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब अगर बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के दरमियान 2r 1.54 है, तो आप इसको डिवाइड कर दो 2 से, हाफ ले लो इसका, तो एक कार्बन का रेडियस आपको यहाँ पे मिलेगा 0.77 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से आपने एलोट्रॉपी ऑफ सल्फर भी पढ़ा था। किसी भी सल्फर के एलोट्रॉप में, चाहे वो और रोम्बिक सल्फर हो, मोनोक्लिनिक सल्फर हो, सल्फर सल्फर के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है 2r, वो होती है 2.06 एंगस्ट्रॉम। लिहाजा इसका आधा कर लो तो 2r को डिवाइड कर दो 2 से, यानी बॉन्ड लेंथ को डिवाइड कर दो 2 से, एक सल्फर का जो रेडियस यहाँ पे आपको मिलेगा वो मिलेगा 1.03 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो इस तरह से 2 होमोन्यूक्लियर एटम्स के दरमियान बॉन्ड लेंथ को डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो आपको रेडियस ऑफ सिंगल एटम मिलेगा। मगर बेटा, अगर आपके पास मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर एटम से बना ना हो, हेट्रोन्यूक्लियर एटम से बना हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि भाई एटम A एटम B के साथ मिला और एक मॉलिक्यूल AB बना। अब A और B मिलके AB बना, तो ये AB जो अब हमारा मॉलिक्यूल है, ये होमोन्यूक्लियर नहीं बल्कि हेट्रोन्यूक्लियर है। अब हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स के दरमियान जो मॉलिक्यूल बनेगा, उसमें लाजमी कोई एक एटम रेडियस में कम होगा, कोई दूसरा ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में जो बॉन्ड लेंथ मिलती है, वो एक एटम का रेडियस और दूसरे एटम का रेडियस आपस में जोड़ने से मिलती है। हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स के दरमियान बॉन्ड लेंथ होती है रेडियस ऑफ एटम A प्लस रेडियस ऑफ एटम B। अब यहां से रेडियस ऑफ एटम A चाहिए, तो रेडियस ऑफ एटम A बराबर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ माइनस रेडियस ऑफ B। और अगर रेडियस ऑफ एटम B चाहिए, तो बॉन्ड लेंथ में से रेडियस ऑफ A को माइनस कर दो। तो हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स के दरमियान आप जब बॉन्ड लेंथ लोगे, तो बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम A प्लस B, और एक एटम का रेडियस आपके पास मौजूद है, दूसरे का मालूम करना है, तो ये तरीकेकार है।
ये आपका एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड आपको पीरियोडिक टेबल में इंटर में भी पढ़ा हुआ है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ने का सबब क्या, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हो एक एटम से दूसरे में नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जाते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो रेडियस डेफिनेटली बढ़ता चला जाएगा। सो अलोंग द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियाई गो ऑन इंक्रीजिंग। मगर जब पीरियड्स की बात होगी, हॉरिजॉन्टल रोज की बात होगी, तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट की जानिब डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटम का साइज कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। सो अलोंग द सेम पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का मिलेगा। बेटा एटॉमिक रेडियस को मालूम करने के लिए, मेजर करने के लिए जो तरीका है वो या तो किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा आप मेजर करके उसका एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हो, या एक्स-रे डायफ्रैक्शन एनालिसिस के जरिए आप एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हो। सो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा और बाय मींस ऑफ एक्स-रे डायफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ द एटम्स। अब एटॉमिक रेडियस की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? कह रहा है एटॉमिक रेडियस की नॉलेज अगर हमारे पास है दो एटम्स की, तो हम उनका केमिकल बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपस में मिलके कोई बॉन्ड बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। सो द नॉलेज ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग इट्स केमिकल बिहेवियर। मिसाल के तौर पे एक फास्फोरस एटम अपने साथ 5 क्लोरीन एटम्स को मिला के PCl5 तो बनाएगा, मगर वही फास्फोरस का एक एटम 5 आयोडीन एटम्स को मिला के Pi5 नहीं बना सकता। अब इसका रीजन क्या है कि भाई डाउन द ग्रुप, अभी अभी मैंने आपको बताया एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और 7वें ग्रुप में आपको पता है फ्लोरीन सबसे कम रेडियस वाला एलिमेंट है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। यानी इस डायरेक्शन में आप देखो तो आपको एटॉमिक रेडियस बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो फ्लोरीन से बड़ा रेडियस क्लोरीन का, क्लोरीन से बड़ा रेडियस ब्रोमीन का, ब्रोमीन से बड़ा रेडियस आयोडीन का। अब जब हम बात कर रहे हैं PCl5 बनाने की, तो PCl5 में फास्फोरस आपका सेंट्रल एटम और इसके साथ ये 5 क्लोरीन के एटम्स, ये आपका PCl5 बनता है। मगर बेटा जब Pi5 की बात है तो फास्फोरस तो अपना वही दरमियान में, वही साइज, वही रेडियस। आयोडीन का एक एटम एज कंपेयर टू क्लोरीन साइज में या रेडियस में बहुत बड़ा, लिहाजा Pi5 could not be found. So due to larger radii of iodine atoms, the 5 iodine atoms could not be accommodated around the single phosphorus atom. That's why Pi5 could not be made. But due to smaller radii of chlorine atoms, the 5 chlorine atoms were easily accommodated around the single phosphorus atom. तो PCl5 बन गया, Pi5 नहीं बन सका। Reason for not forming Pi5 was the larger radii of iodine atoms as compared to that of chlorine atoms. तो ये आपका एटॉमिक रेडियस का सिग्निफिकेंस हुआ कि कोई भी एटम साइज में बड़ा है या छोटा है तो उसका केमिकल बिहेवियर आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि भाई ये कंपाउंड ये बनाएगा, ये कंपाउंड ये नहीं बनाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक रेडियस। आपके साथ फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात होती है।
Dear students, after atomic radius our next topic is ionic radius. बेटा आपको पता है कि अगर एटम के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस, तो एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, लूज करने वाला एटम, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा, कैटायन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला एटम अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा, एनायन कहलाएगा। अब जब एटम आयन में तब्दील हुआ, वेदर कैटायन और एनायन, अब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ आयन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। तो सिंपल डेफिनेशन है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ आयन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। यही बात मैंने आपसे कही कि भाई कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे तो अपने आप को आयन में तब्दील करेगा। मिसाल के तौर पे एक मेटल एटम है, इलेक्ट्रॉन लूज करके मोनोपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। एक हैलोजन एटम जिनका सिंबल X है, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, ये कैटायन कहलाएगा, ये एनायन कहलाएगा। सो पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनायंस। याद रखिएगा कि कैटायंस हमेशा अपने पेरेंट एटम से रेडियस में छोटे होते हैं, कम होते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम का एटम अगर 1.57 एंगस्ट्रॉम है तो सोडियम का मोनोपॉजिटिव आयन इससे छोटा होगा, 0.95 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से एनायंस का रेडियस हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा बनता है। मिसाल के तौर पे क्लोरीन एटम है तो रेडियस 0.99 एंगस्ट्रॉम है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, रेडियस बढ़ के 1.81 एंगस्ट्रॉम हो गया। बेटा कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 चार्ज। जैसे जैसे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेडियस कम होता चला जाएगा। यानी मोनोपॉजिटिव आयन से डायपॉजिटिव आयन छोटे, डायपॉजिटिव आयन से ट्राइपॉजिटिव आयन छोटे। इसी तरीके से अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन गेन करे -1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे -2 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे -3 चार्ज, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का बढ़ेगा रेडियस ऑफ आयन बढ़ता चला जाएगा। तो याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसी भी आयन पे, फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज करता चलाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा गेन करता चलाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगी। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज या रेडियस कम होता चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज या रेडियस बढ़ता चला जाता है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, आयोनिक रेडियस का ट्रेंड एटॉमिक रेडियस की तरह है। टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में आयोनिक रेडियस भी बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस कम होता है तो लेफ्ट से राइट पीरियड्स में आयोनिक रेडियस भी कम होता है, क्योंकि आयन बनाता है एटम। एटम अगर बड़े साइज का तो आयन भी बड़े साइज का, एटम अगर छोटे साइज का तो आयन भी छोटे साइज का। बेटा एटॉमिक रेडियस की तरह आयोनिक रेडियस भी मेजर करने के लिए या एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस करना पड़ेगा आयंस का, या उनके स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा को देखना पड़ेगा। ऐसे भी आयंस कई बार आपके सामने आएंगे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको सेम नजर आएगी। तो ऐसे आयंस जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आपके सामने मैंने मिसाल लिखी है, सोडियम का एटम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। एटॉमिक फॉर्म में इनकी कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब इसके पास अपने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 दरकार, 7 ले नहीं सका, एक लूज किया, चार्ज +1 आ गया, रेडियस इसका हो गया 0.95 एंगस्ट्रॉम। इसका आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 6 चाहिए थे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, नहीं ले सका, 2 लूज किए, चार्ज +2 आ गया। इसका रेडियस निस्बतन सोडियम से कम आ गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगी, रेडियस कम होता चला जाएगा। तो मोनो पॉजिटिव आयन से डाई पॉजिटिव आयन का रेडियस कम।
एल्यूमिनियम के पास अपने वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 चाहिए, बाकी 5 ना ले सका, 3 लूज किए, प्लस 3 चार्ज, रेडियस और छोटा होके 0.50 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो इन वैल्यूज से आपको जस्टिफाई हो गया कि मोनो पॉजिटिव आयन से डाई पॉजिटिव आयन छोटे, डाई पॉजिटिव आयन से ट्राई पॉजिटिव आयन और छोटे बनते हैं। तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्जेस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन दी साइज ऑफ आयंस। ये आपके आयोनिक रेडियस पे हमने बात की। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन 1 लूज किया, 2 लूज किए, 3 लूज किए, बाकी इलेक्ट्रॉन जो तीनों के पास बचे वो आप देखो कन्फिग्रेशन सेम हो गई, 10-10 इलेक्ट्रॉन बचे, लिहाजा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से इन तीनों आयंस को आप कहोगे कि दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, एक जितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखते हैं, लिहाजा इनको आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कहा जाएगा। This is all about ionic radius. Then comes the topic electronegativity. Sequence wise देखा जाए तो दरमियान में आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मगर ये आखिरी टॉपिक मैं पहले कर रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन दोनों टॉपिक्स को हम बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप डिफाइन करो तो कहोगे द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron towards itself in a molecule is called its electronegativity। यानी किसी भी एटम की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो एटम किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स अपनी जानिब खींच ले, आप उस सलाहियत को उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहोगे। मिसाल के तौर पे बेटा, अगर एक एटम A है, एक एटम B है, इन दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया हुआ है और एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है AB। अब अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन B अपनी जानिब खींच ले तो हम कहेंगे B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, मगर अगर तो ये शेयर्ड पेयर A अपनी जानिब खींच ले तो हम कहेंगे भाई A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा थी, इसी वजह से इसने इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींचे। सो कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स अगर अपनी जानिब खींचता है तो उसकी वो सलाहियत उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, डिनोटेड बाय द सिंबल En। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज एलिमेंट्स के उनके एटॉमिक साइज से इनवर्स चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, यानी ग्रुप्स में अगर एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम बढ़ेगा तो ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज कम होती चली जाएंगी टॉप टू बॉटम। पीरियड्स में अगर एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट घटता है तो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट En वैल्यूज बढ़ती हैं। तो याद रखिएगा En वैल्यूज के हिसाब से पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A वाले एलिमेंट्स En वैल्यूज कम से कम रखते हैं और ग्रुप 7A वाले एलिमेंट्स यानी हैलोजेंस सबसे ज्यादा En वैल्यूज रखते हैं। अब इन En वैल्यूज के ट्रेंड्स के हिसाब से फ्लोरीन जो कि 7वें ग्रुप का पहला एलिमेंट है, उसकी En वैल्यू मैक्सिमम है जो कि है 4। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के पास मैक्सिमम En वैल्यू है 4, जबकि उसी पीरियोडिक टेबल में सीजियम जो कि ग्रुप 1A का लास्ट एलिमेंट है, इट हैज द लोएस्ट En वैल्यू व्हिच इज 0.7। तो सबसे ज्यादा En वैल्यू पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के पास 4 और सबसे कम En वैल्यू सीजियम के पास 0.7। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज एलिमेंट्स के हमें हेल्प करते हैं कि हम दो एटम्स के दरमियान नेचर ऑफ बॉन्ड प्रिडिक्ट करें। यानी दो एटम्स आपस में मिले किसी भी बॉन्ड के जरिए, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फिर पोलर भी होता है, नॉन पोलर भी होता है। आपसे मुझसे पूछा जाए कि भाई ये जो कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है इसमें बताएं कि नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा। तो अगर हमें उन एलिमेंट्स के En वैल्यूज पता होंगे तो हम ये प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि इनके दरमियान बॉन्ड आयोनिक है या कोवेलेंट है। कैसे? याद रखिएगा ये बात जो कर रहे हैं ये भी MCQs में MCAT में काफी बार आई है। अगर दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज 1.7 या उससे ज्यादा, if the difference of electronegativity values between two bonded atoms is greater than 1.7 or equal to 1.7, exactly 1.7 हो या 1.7 से ज्यादा हो, तो याद रखना उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा आयोनिक बनेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, तो बेटा जी सोडियम क्लोराइड में सोडियम का En वैल्यू है 0.9, क्लोरीन का En वैल्यू है 3.0।
अगर आप डिफरेंस लोगे EN वैल्यूज का डेल्टा EN, तो आप 3 में से 0.9 को माइनस करोगे, यू विल गेट द डिफरेंस 2.1। अब ये 2.1 का जो डिफरेंस है EN वैल्यूज में, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयोनिक होगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा। सो if the difference of EN values between the bonded atoms is 1.7 or greater than 1.7, the bond formed shall be ionic in nature। मगर बेटा अगर दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का फर्क 1.7 से कम हो, लेस देन 1.7 हो, तो उनके दरमियान बॉन्ड कोवेलेंट होगा और वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पे अगर मैं चंद एग्जांपल्स आपके सामने लिखूं, तो मैंने यहां पर HCl लिखा, मैंने यहां पर HBr लिखा, मैंने यहां पर HI लिखा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। बेटा हाइड्रोजन तीनों कंपाउंड्स में कॉमन है, EN वैल्यू हाइड्रोजन का 2.1, क्लोरीन इज 3.0, ब्रोमीन इज 2.8, आयोडीन इज 2.5। अब आपको अगर डिफरेंस मालूम करना है तो यहाँ EN वैल्यूज का फर्क 0.9 बनेगा, यहाँ 0.7 बनेगा, यहाँ पे 0.4 बनेगा। अब आपके सामने है EN वैल्यूज का फर्क 1.7 के अंदर अंदर है, तो ये सारे के सारे बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर जो ज़्यादा EN वैल्यूज रखने वाले एलिमेंट्स हैं दे आर पार्शियली नेगेटिव, और जिस एलिमेंट की EN वैल्यू कम है दैट इज पार्शियली पॉजिटिव। ये सारे के सारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अब अगर आपसे मुझसे कोई पूछे कि भाई HCl, HBr और HI में से सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी, तो हम कहेंगे जहाँ EN वैल्यूज़ का फ़र्क सबसे ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज़्यादा, जहाँ EN वैल्यूज़ का फ़र्क सबसे कम वहाँ पे पोलैरिटी कम। तो याद रखिएगा पोलैरिटी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ EN वैल्यूज़ बिटवीन द बॉन्ड एटम्स। ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ EN वैल्यूज़ बिटवीन द बॉन्ड एटम्स, ग्रेटर द पोलैरिटी, लेसर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बिटवीन द बॉन्ड एटम्स, लेसर द पोलैरिटी। तो ये सारे के सारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। सबसे ज्यादा पोलैरिटी इस मॉलिक्यूल में, सबसे कम पोलैरिटी इस मॉलिक्यूल में। मगर अगर आपके पास दो सिमिलर एटम्स बॉन्ड बनाते हुए नजर आए, लाइक H बॉन्ड H, लाइक Cl बॉन्ड Cl, लाइक O डबल बॉन्ड O, अब दो सिमिलर एटम्स तो EN वैल्यूज बराबर, दो सिमिलर एटम्स तो EN वैल्यूज बराबर, दो सिमिलर एटम्स तो EN वैल्यूज बराबर। लाजमी जो डिफरेंस ऑफ EN वैल्यूज आएगा वो 0 आएगा, डेल्टा EN आपके पास 0 आएगा। तो बेटा जब दो सिमिलर एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो EN वैल्यू एक जितनी होने की वजह से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा EN 0 बनता है। ऐसे तमाम बॉन्ड्स आपके कहलाते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो याद रखिएगा H बॉन्ड H is a non-polar covalent bond, Cl single bond Cl is a non-polar covalent bond, O double bond O is a non-polar covalent bond। EN वैल्यूज के फर्क के हिसाब से आपको पता चला यहाँ पर कि भाई EN वैल्यूज का फर्क 0 आ रहा है, डिफरेंस ऑफ EN वैल्यू 0 आ रहा है, लिहाजा ये तमाम के तमाम बॉन्ड आपके नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हुए। इसी तरीके से नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात कर लें तो यहाँ पर भी दोनों एटम्स नाइट्रोजन के हैं, EN वैल्यूज इनकी भी आपस में इक्वल होंगी, तो डेफिनेटली डेल्टा EN मस्ट बी 0 हियर। ये भी आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। तो आपने इन तमाम एग्जाम्पल से क्या देखा कि डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस ऑफ EN वैल्यूज बिटवीन द बॉन्ड एटम्स वी कैन प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड। NaCl में आपने देखा EN वैल्यूज का फर्क 1.7 से ज्यादा था तो बॉन्ड आपने आयोनिक कहा।
यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपने देखे, HI, HCl, HBr, EN वैल्यूज का फर्क 1.7 के अंदर मगर 0 से ग्रेटर था, तो ये बॉन्ड सारे के सारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स थे। जहाँ EN वैल्यू का फर्क ज़्यादा है वो ज़्यादा पोलर है, जहाँ EN वैल्यूज का फर्क कम है वो कम पोलर है। जहाँ EN वैल्यूज का फर्क 0 है, और 0 फर्क तब आता है जब दो सिमिलर एटम्स आपस में मिले, तो वहाँ पे बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बजाय नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से EN वैल्यूज की मदद से दो एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि बॉन्ड आयोनिक बनेगा या कोवेलेंट बनेगा। तो बेटा आज का आपका ये लेक्चर हमने ख़त्म किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। बाकी जो 2 टॉपिक्स इस चैप्टर के बचते हैं, एक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Dear students, the remaining 2 topics in chapter number 3 are ionization potential, which is written as IP in short form, and electron affinity, EA in short form. पहले हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे बात करते हैं। बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। बेसिकली ये है क्या? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तवानाई की वो मिकदार जो किसी भी एटम को दरकार है, चाहिए होती है। कब चाहिए होती है? जब उस एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हो फ्रॉम दी लास्ट शेल, किसी भी एटम के लास्ट शेल से। और लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम से कम हो जाती है। सो टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी last shell of a gaseous atom, the amount of energy required is called ionization potential. मिसाल के तौर पे एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखी है, मेटल एटम गैसियस फॉर्म में इसको आप लाए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, ये मोनो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। इसके लिए जितनी भी एनर्जी दरकार है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो आपने डेल्टा H के सिंबल से लिखी, that is written by the positive sign, and this positive sign indicates the change is endothermic। तो ये जो एनर्जी इस एटम को दरकार होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, ये इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी। मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं आपको। सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A, it has 1 electron in the last shell, further it needs 7 to complete the shell, it cannot have 7 electrons, so it will lose the only electron from the last shell। आखिरी इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, लूज करके अपने आप को मोनोपॉजिटिव आयन में चेंज करेगा। जो एनर्जी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए 495 किलो जूल पर मोल, वो पॉजिटिव साइन से इंडिकेट होगी और ये इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगी। बेटा एनर्जी है तो इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है किलो जूल पर मोल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की मेजरमेंट 2 तरह से होती है। किसी भी एटम को स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा के जरिए आप उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेजर कर सकते हो, या आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रिक करंट पास करा के उसकी IP वैल्यू मेजर कर सकते हो। सो 2 तरीके हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल को मेजर करने के। किसी भी न्यूट्रल एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल के जब उसको मोनोपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट किया जाता है तो जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहलाती है उस एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसी तरह जब मोनोपॉजिटिव आयन में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसको आप डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करोगे तो अब जो एनर्जी चाहिए होगी वो कहलाएगी सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसी तरीके से डाई पॉजिटिव आयन में से जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसको आप ट्राई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करोगे तो जो एनर्जी अब चाहिए होगी वो कहलाएगी थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज 3 होती हैं। फर्स्ट IP is the energy required to remove the first electron from the neutral atom. Second IP, the energy required to remove the second electron from the monopositive ion to give dipositive ion। इस तरीके से थर्ड IP जो कि dipositive ion को tripositive ion में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है। एक और बात, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज इंक्रीज होती चली जाती है फ्रॉम फर्स्ट IP टू सेकेंड IP टू थर्ड IP। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी हुई है कि एल्यूमिनियम का एटम जब न्यूट्रल था और इसको आपने मोनोपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट किया तो जो एनर्जी आपको चाहिए वो 577 किलो जूल पर मोल। मोनोपॉजिटिव आयन एल्यूमिनियम का
दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करके जब डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, अब जो एनर्जी चाहिए वो है 1816 किलो जूल पर मोल। डाई पॉजिटिव आयन एल्यूमिनियम का जब ट्राई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, तो अब जो एनर्जी चाहिए वो है 2745 किलो जूल पर मोल। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट आईपी से सेकंड आईपी ज्यादा, सेकंड आईपी से थर्ड आईपी ज्यादा। सो आईपी वैल्यूज इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट आईपी टू सेकंड आईपी टू थर्ड आईपी। बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज एलिमेंट्स के 3 फैक्टर्स पर मेनली डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। याद रखिएगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो रिलेशनशिप एटॉमिक साइज से है वो है इनवर्स, यानी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में एटॉमिक साइज बढ़ेगा, आईपी वैल्यूज घटेंगी। पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक साइज घटता चला जाता है। So ionization potential values having inverse relationship with atomic size decrease from top to bottom in a group and increase from left to right in a period. न्यूक्लियर चार्ज के साथ IP वैल्यूज का रिलेशनशिप डायरेक्ट बनता है, यानी किसी भी पीरियड में एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट, दूसरे से तीसरे एलिमेंट में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आईपी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। सो न्यूक्लियर चार्ज के साथ आईपी वैल्यूज का रिलेशनशिप डायरेक्ट। तीसरी बात, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब शील्डिंग इफेक्ट है क्या? शील्डिंग इफेक्ट दरअसल शेल्स की वो तादाद जो कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान खड़ी हुई है, उसको आप शील्डिंग इफेक्ट कहते हो। यानी जितना बड़ा एटम उतना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान ज़्यादा शेल की तादाद होगी, उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा उतना आईपी वैल्यूज़ कम होती चली जाएंगी। तो इस तरह कहें कि तो गलत नहीं होगा कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, आईपी वैल्यूज घटेंगी। आईपी वैल्यूज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जानिब चले बेटा, तो डेफिनेशन को कंपेयर करते हुए आप देखो, वहां आप कह रहे थे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां आप कह रहे हो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। वहां एटम को एनर्जी चाहिए थी, यहां एटम एनर्जी खारिज करेगा, रिलीज करेगा, इवॉल्व करेगा। कब? वहां एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, यहां एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब भी कोई एटम अपने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करे, तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। वो एनर्जी जो किसी भी एटम को रिलीज करनी पड़ जाए इन ऑर्डर टू गेन इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल एंड टू कंप्लीट द ऑक्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल EA। सिंपल एग्जांपल, हैलोजन का जनरल सिंबल आप X यूज करते हो, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, डेल्टा H इज शोन बाय द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा H इंडिकेट्स कि ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस है, जिसको आप रिडक्शन भी कह सकते हो, ये एक्सोथर्मिक चेंज है। बेटा क्लोरीन की मिसाल, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ, डेल्टा H इज -348 किलो जूल पर मोल, जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। अब चूंकि ये भी एनर्जी है तो इसका भी मेजरमेंट आप किलो जूल पर मोल में ही करोगे। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, लिबरेट हो रही है, इसका मतलब ये चेंज आपका एक्सोथर्मिक चेंज है। बेटा जी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज हैलोजेंस की हैं, ग्रुप 7A से बिलोंग करते हैं हैलोजेंस। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज सबसे ज्यादा और नेगेटिव साइन से इंडिकेट हो रही हैं। तो इससे जाहिर ही होता है कि हैलोजेंस आर दी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मतलब ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन फौरन छीन लेते हैं, फौरन गेन करते हैं। अब इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हाईएस्ट क्यों है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल क्यों है? क्योंकि इनके साइजेस छोटे हैं सबसे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में एटॉमिक साइज कम हो रहा है। साइज जितना कम हो रहा है उतना इनमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ती चली जा रही है, अट्रैक्ट करने की सलाहियत बढ़ती चली जा रही है। बेटा 1A ग्रुप एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स, इनकी EA वैल्यूज भी नेगेटिव हैं।
बेरिलियम और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप के जो दो एलिमेंट्स हैं, पहले दो, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। अब वो पॉजिटिव क्यों हैं, यानी यहाँ पर चेंज एंडोथर्मिक क्यों आ रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ये ऐड करेंगे इनके पास एस ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे वो जाएगा पी लेवल में, हायर लेवल में। तो हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन को बिठाने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है, तो इनमें जो ये चेंज आता है वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन ग्रुप 5 ग्रुप 5 ए से ताल्लुक है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी अपने पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, पी ऑर्बिटल इनका हाफ फिल्ड होता है। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन गेन करेगा वो पेयर फॉर्म में जाके पी ऑर्बिटल में बैठेगा और उसको पेयर फॉर्म में बिठाने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू भी पॉजिटिव है। जबकि ऑक्सीजन का जो डाई पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, ऑक्साइड या सल्फर का डाई नेगेटिव आयन जो है, सल्फाइड ऑक्सीजन का जो डाई नेगेटिव आयन है ऑक्साइड, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज भी पॉजिटिव हैं। ऑक्साइड आयन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है वो 844 किलो जूल पर मोल, जबकि सल्फाइड आयन की 532 किलो जूल पर मोल। बेटा ये 2 टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 3 में रहते थे, हमने इसको कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 3 आपकी किताब का सबसे बड़ा चैप्टर था जो कि हमने अभी मुकम्मल किया। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, दी केमिकल बॉन्डिंग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।